चैप्टर नंबर 8। अब इस पे अपने को प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल जिसपे कॉपीराइट, गुडविल, ब्रांड्स, ह्यूमन रिसोर्स, रियल एस्टेट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड और वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी थियरी है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था वो ईवी ऑलरेडी कवर कर लिया। मार्केट वैल्यू एडेड में जस्ट एक ही फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय सॉरी माइनस WACC। तो वो एक ही फॉर्मूला पे है। रियल एस्टेट एक नया पार्ट ऐड हुआ है जो पहले नहीं था 16 सिलेबस में, और 22 सिलेबस में इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आया है। तो रियल एस्टेट अपने को प्रॉपरली करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स ये अपना प्रॉपरली हो गया है। कॉपीराइट थियरी पार्ट है। गुडविल वो अपना हो चुका है, ब्रांड्स का हो चुका है। इन्वेस्टमेंट ये नया है अपने लिए। नया इन द सेंस वो जो कम राइट एक्स राइट, डिविडेंड कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड वगैरह का जो कंसेप्ट है वो इस पे थोड़ा सा अप्लाई करना है, तो ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये इंडेस टू, अपना CFA में इंडेस टू नहीं हुआ है। मैं वही याद कर रहा हूँ। हाँ नहीं, तो फिर वो अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। और वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये थियरी बेस्ड है। थियरी बेस्ड यानी इसका इंडेस 16 वो ऑलरेडी अपन PPE का किया है, तो वही सेम है। चलो, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसपे पहला है कॉस्ट अप्रोच। जो इंडेक्स 16 हमने किया है तो दोनों का आइडिया तो है कि ये इंडेक्स में क्या है। तो एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में अपन असेट को कॉस्ट पे कैरी करेंगे, डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल में टाइम टू टाइम अपन रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यू करने के बाद में प्रोस्पेक्टिवली बैलेंस यूजफुल लाइफ के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। इम्पेयरमेंट जब भी लगेगा सिम्टम्स वगैरह है तो इम्पेयरमेंट भी चार्ज करना है, लेकिन सब कुछ प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो। इलस्ट्रेशन 1 देखो। You are equal to value the equipment that was purchased 6.5 years ago for INR 4,71,974. It has total useful life of 13 years. The index value of the year of purchase was 254 and current year index is 317. Assuming the straight line depreciation and scrap value of 5%, what should be the fair value of asset? अब इसमें ना पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि अगर वो असेट को अगर आज के डेट में रिप्लेस करने को गए तो अपने को कितने में पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने इंडेक्सेशन दिया है, जैसे अपन वो कैपिटल गेन में फाइंड करते हैं वैसे, कि हमने ये असेट 6.5 साल पहले खरीदा था, तभी का जो इंडेक्स था वो 254 था और अभी का इंडेक्स है 317। तो वो असेट अगर आज खरीदते तो कितने में मिलेगा। तो 4,71 इंटू 317 डिवाइड बाई 254 बराबर करंट इंडेक्स डिवाइड बाय ईयर ऑफ परचेज का इंडेक्स। तो अपने को मिलेगा 5,89,038। नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन भी देखते जाओ। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने को मिलेगा। अब डिप्रिसिएशन कितना आएगा। तो अपने को 6.5 ईयर्स पहले हमने ये असेट खरीदा था, 13 साल का लाइफ था। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 5% दिया है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5%। नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो 4,71,974 माइनस 5%, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ठीक है, तो डिवाइड बाय लाइफ आएगा 13 साल। तो डिप्रिसिएशन पर एनम कितना आएगा। ठीक है, ये 1 साल का आया इंटू 6.5 ईयर्स। अरे हाँ सॉरी, सॉरी।
इस पे फॉर्मूला है, फेयर वैल्यू वो आएगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। यानी कि ऐसा इमेजिन करो कि अगर तुमने असेट आज खरीदा तो कितने में आएगा, ठीक है, और अभी का दोनों को वैल्यू चाहिए, तो जितना साल असेट यूज कर लिया उतने साल का उसका डिप्रिसिएशन माइनस कर। ठीक है, तो अपना असेट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रहा है 589, लेकिन ये आज का है, लेकिन असेट तो अपना 6.5 साल पुराना है। तो इसके ऊपर अगर 6.5 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो आज का फेयर वैल्यू करके पकड़ा जाए। तो फेयर वैल्यू में बहुत सारे मेथड्स हैं जो अपन अप्लाई करते हैं। पहला अपना आता है कोटेड मार्केट प्राइस। अब ये पीपी है तो इसका कोटेड मार्केट प्राइस तो नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा आएगा कॉस्ट ऑफ सिमिलर असेट, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व डेटा लेकिन मार्केट प्राइस को छोड़ के। तो अब ये केस में अगर इसका सिमिलर असेट का मार्केट प्राइस अगर अपने को पता है तो वो अपन ले सकते हैं, लेकिन वो सब में दिया हुआ नहीं। तीसरा आएगा अनऑब्जर्वेबल डेटा। अनऑब्जर्वेबल डेटा में ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह अपन फाइंड करें। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि असेट आज के डेट में कितने का है और उसको कितना साल यूसेज के हिसाब से डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगा आज का फेयर वैल्यू। समझ में आया? तो ये 598 को अपने को 6.5 साल से डिप्रिशिएट करना है। तो 589,038 माइनस 5%, ठीक है, डिवाइड बाय 30, वो डिप्रिसिएशन पर एनम आएगा, इंटू 6.5 ईयर्स वो टोटल डिप्रिसिएशन आएगा। और उसको दोनों को 589 से माइनस करना है तो दोनों को मिलेगा आज का WDV ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। वो अपने को फेयर वैल्यू करके यूज करना। पता चला? चलो 8.2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखिए फीफो लिफो ऑब्वियसली वो लोग नहीं पूछेंगे, तो इसका कुछ सेपरेट क्वेश्चंस रहेगा, वो लोग पूछेंगे। इंडेस टू इसमें एप्लीकेबल है। इंडेस टू ये बोलता है कि इन्वेंट्री का वैल्यू फाइंड करना है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो हर नॉर्मल कॉस्ट ये इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इंडेस का प्रोविजन भी इसमें बताते जाता हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम आने का चांसेस है, ठीक है। तो कॉस्ट पे बेसिकली क्या होता है, तो मेन परचेज कॉस्ट वो आएगा माइनस ट्रेड डिस्काउंट, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, GST वगैरह का अगर IT से नहीं मिल रहा है तो वो दोनों का ऐड करोगे, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तुम लोग के गोडाउन तक गुड्स को लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऐड होगा। इसके अलावा फ्रेट वगैरह जो है, लोडिंग अनलोडिंग का जो कॉस्ट है वो सब ऐड होगा। एक बार गुड्स को तुमने गोडाउन में रख दिया, ठीक है, उसके बाद का जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस है यानी कि गोडाउन का इंश्योरेंस, गोडाउन का रेंट, गोडाउन कीपर का सैलरी, ठीक है, उसका हैंडलिंग कॉस्ट, गोडाउन में रखने के बाद का हैंडलिंग कॉस्ट, ये सब चीज तो लोग इन्वेंट्री में एक्सक्लूड करोगे, यानी कि इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करना। तो इन्वेंट्री में इंक्लूड कहाँ तक का होगा, गुड्स को अपने गोडाउन या अपने फैक्ट्री तक लाने तक का जो भी कॉस्ट है वो सब कुछ ऐड होगा। नॉन रिफंडेबल रहना चाहिए, टैक्सेस अगर रिफंडेबल है तो उसको इंक्लूड नहीं करना। हाँ समझ गए। सेकेंड थिंग ये है कि अगर इसमें कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट रहेगा तो दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर रास्ते में गुड्स गुड्स डैमेज हो गया है, ठीक है, तो वो दोनों को एक्सक्लूड करना है, उसका जो कॉस्ट है वो अपने इन्वेंट्री के कॉस्ट पे जाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मिलेगा दोनों को कॉस्ट। इन्वेंट्री के लिए दोनों को NRV फाइंड करना पड़ेगा। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी क्या, तो उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस यानी कि डिस्पोजल कॉस्ट, दो चीजें माइनस करना है। इन्वेंट्री का मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये मार्कर पेन बनाया, ठीक है, मार्कर पेन इसके पास स्टिकर वगैरह लगाना बाकी है, सपोज इसका कैप लगाना भी बाकी है, सिर्फ पेन बन के रेडी है, यानी कि पेन अभी यूज कर सकते हैं लेकिन इसका स्टिकर बाकी है और एक कैप लगाना बाकी है। ये दो चीजों का प्रोडक्शन पार्ट बाकी है। तो ये केस में ये इन्वेंट्री का NRV कैसे मिलेगा, तो तुम लोग इसका पहले सेलिंग प्राइस लोगे, लेकिन ऑब्वियसली बिना स्टिकर और बिना कैप ये सेल नहीं होगा।
तो तुम लोग को स्टिकर और इसका कॉस्ट उसके सेलिंग प्राइस से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, तो सपोज मार्कअप पेन 25 रुपए का है, 25 रुपए में सपोज 2 रुपए का कैप है और 50 पैसे का ये स्टिकर है, तो 2.5 रुपए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट। अब सपोज ये मार्कअप पेन मार्केट में थ्रू कमीशन एजेंट बिकता है, और कमीशन एजेंट को सपोज अपन 1% या 2% कमीशन देते हैं सपोज ऑन सेलिंग प्राइस। तो 25 का 1% या 2% जो भी कमीशन आएगा वो भी माइनस करो, जो बैलेंस बच गया वो उसका एनआरवी है। ठीक है, तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे उसको रिकॉर्ड करना है। अगर इन्वेंट्री बन के रेडी है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट आएगा ही नहीं, सिर्फ एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस आएगा। समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है ना, ये टोटल लेवल पे कंपेयर नहीं करना है, इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री कंपेयर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थिंक इस पे भी आएगा बीवीएम में, पहले था ये क्वेश्चन, अभी देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन ये मार्कर पेन बनाते हैं, कैमलिन सपोज बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें से ये एक मार्कर पेन है। सपोज एक स्केच पेन वो लोग बनाते हैं, एक बॉल पेन बनाते हैं, पेंसिल्स बनाते हैं, तो इससे अलग अलग चीजों को बना रहे हैं। तो अगर हम लोग टोटल ये प्रोडक्ट का कॉस्ट और टोटल एनआरवी को कंपेयर करेंगे, तो कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन ऐसे कंपेयर नहीं करना है, तो लोगों को पेन के लिए अलग से कंपेयर करना है, पेन का कॉस्ट और उसका एनआरवी। पेंसिल के लिए अलग, स्केच पेन के लिए अलग, यानी कि हर एक इन्वेंट्री के टाइप के लिए तो उन लोग को अलग अलग ये कंपेरिजन करना है, टोटल पे कंपेयर नहीं करना। समझा? यानी कि अगर कंपनी 10 प्रोडक्ट में डील करता है तो 10 के 10 बार तुम लोग को वो कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल 10 का करके एक ही साथ कंपेयर किया तो वो नहीं चलेगा। मे बी पॉसिबल कुछ इन्वेंट्री में कॉस्ट कम है, कुछ इन्वेंट्री में एनआरवी कम, टोटल पे कंपेयर किया तो वो ढक गया, दिखा ही नहीं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों को दिया है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल का छोड़ के बाकी का हर कॉस्ट आता है, यानी कि लेबर, ओवरहेड। ठीक है, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग दी इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट लेवीज, लेकिन नॉन रिफंडेबल। इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस इफ प्रोक्योर्ड फ्रॉम ओवरसीज सोर्स, और लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग वगैरह, लेकिन गोडाउन में आने तक का लॉजिस्टिक का कॉस्ट, गोडाउन में आने के बाद का जो है वो तुम लोग ओवरहेड करके ट्रीट करोगे, उसको इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे। तो ऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्लूडिंग वेयरहाउसिंग एंड स्टॉक कीपिंग एक्सपेंसेस, हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्टली पर्टेनिंग टू एक्विजिशन ऑफ गुड्स। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट इसमें जैसे मैंने बताया कि लेबर एंड ओवरहेड ये इंक्लूड होगा। अब इसमें भी एक पॉइंट ध्यान में रखना, एक सम आता है इंडेक्स 2 में कि जो ये बोलता है कि तुम्हारा जो ओवरहेड रहेगा वो दो टाइप का रहेगा, एक रहेगा फिक्स और एक रहेगा वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल कैपेसिटी पे तुम लोग को एब्जॉर्ब करना, और फिक्स ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना, वेरिएबल ओवरहेड को एक्चुअल कैपेसिटी पे, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल ओवरहेड इंकर किया 80,000 का और अपना एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का है, तो 80,000 डिवाइड बाय 10,000 यानी कि 8 रुपया पर यूनिट वो अपन एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, लेकिन फिक्स ओवरहेड सपोज हमने इंकर किया 1 लाख का, और अपना नॉर्मल प्रोडक्शन सपोज हर बार 15,000 का होता है, हमने ये बार 10,000 ही प्रोड्यूस की, तो 1 लाख डिवाइड बाय 15,000 वो तुम को रेट मिलेगा। वो रेट तुम लोग सिर्फ ओवरहेड का तुम लोग इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख डिवाइड बाय 20 पकड़ते, 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 किया तो 5 रुपया पर यूनिट का रेट आएगा, और हमने ये बार प्रोडक्शन किया सिर्फ 10,000 यूनिट, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 किया तो 10 रुपये का रेट होगा। तो 10 रुपया तो लोग इन्वेंट्री में ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ 5 रुपये ऐड कर सकते, जितना नॉर्मल कैपेसिटी पे उतना ही ऐड करना है। आया समझ में? बाकी का जो है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा वो पीएनएल में जाएगा, इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा। क्या क्या कॉस्ट एक्सक्लूड होगा, नेक्स्ट पेज पे दिया है। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर वो एबनॉर्मल नेचर का तो इंक्लूड नहीं करना। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दे आर एसेंशियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस।
ठीक है, यानी कि अगर रॉ मटेरियल को स्टोर किया बिफोर प्रोडक्शन, वो करना कंपलसरी था, तो उसको दोनों इंक्लूड एक टाइम पे कर सकते हो, लेकिन फिनिश गुड्स बनने के बाद अगर उसको गोडाउन में स्टोर किया तो वो सब कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पाएगा। एडमिन ओवरहेड ये इंक्लूड नहीं होगा, सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। चलो 8.3, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स। ये सिर्फ थियरी दिया हुआ है, सम्स पीछे दिया है। चलो अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में एट द टाइम ऑफ परचेज अगर तुमने कुछ एक्सपेंसेस पे किया, स्पेशली जैसे ब्रोकरेज वगैरह, तो वो दोनों को इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से माइनस करना है। ठीक है, और सेल के टाइम पे अगर तूने ब्रोकरेज वगैरह पे किया, मैं उल्टा बोला, परचेज के टाइम पे अगर ब्रोकरेज वगैरह पे किया तो उसको ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा। और सेल के टाइम पे अगर तूने पे किया तो वो सेलिंग प्राइस से माइनस करना है, तो सेलिंग प्राइस उतना कम हो जाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को दोनों दो मेथड से वैल्यू कर सकते हो, या तो फीफो या तो डब्ल्यूएस। ठीक है, जनरली अपन डब्ल्यूएस मेथड अप्लाई करते हैं, और इसीलिए तुम लोग जीरोधा वगैरह में देखोगे तो दोनों का वेटेड एवरेज प्राइस ओवर आता है, एवरेज प्राइस, वो एक्चुअली वेटेड एवरेज प्राइस रहता है। ठीक है, तो जैसे ही नया शेयर खरीदोगे दोनों का एवरेज प्राइस चेंज होगा, लेकिन वो लोग जब भी एक्चुअली शेयर को बेचते हैं तभी डब्ल्यूएसी के हिसाब से वो प्राइस को एडजस्ट नहीं करता, वो पीफो के हिसाब से एडजस्ट करता। ऑब्जर्व किया रहेगा कभी अगर बेचा रहेगा वगैरह, तो ऑब्जर्व करना ही है। जब भी अपन शेयर खरीदते हैं ना, तो वो डब्ल्यूएसी मेथड से एवरेज कॉस्ट लगाता है। तो मेरे पास पहले का लॉट था सपोज। हाँ, लॉस पे था। तो वो कंसेप्ट ऐसा है कि तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि तुम लोग प्रॉफिट में या लॉस में हो। इसके लिए जब ये होल्डिंग रहता है ना, वो होल्डिंग पार्ट वो डब्ल्यूएसी से भरा था वैसे। नहीं, उसमें तो लोग क्लोजिंग और कॉस्ट वो दोनों बताते हैं। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपये में। ठीक है, और बाद में कुछ टाइम बाद मैंने वापस वो कंपनी का शेयर खरीदा 120 में। ठीक है, तो सिंपल एवरेज निकाला तो 110 का प्राइस हो रहा है, लेकिन वो सिंपल एवरेज नहीं निकालते, वो तो वेटेड एवरेज निकालते। तो टोटल कॉस्ट पहले का प्लस टोटल कॉस्ट नए वाले का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलेगा, वो प्राइस पे वो बताएगा। अब तुम लोग ये सोचते हो कि सपोज पहला लॉट तुमने 100 रुपये पे खरीदा था, दूसरा 120 पे खरीदा, सपोज एवरेज प्राइस 107 चला है। ठीक है, पहला लॉट बड़ा था, दूसरा लॉट छोटा था, तो एवरेज प्राइस 107 पे गए। अब 107 का जो प्राइस है मार्केट में 112 पे चल रहा है। तूने बोला कि एवरेज अभी 107 है, 112 पे जा रहा है, तो बेच देते, 5 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है। तूने बेच दिया। वो बेचने के बाद तुम लोग को लगा कि अभी तुम लोग का ऑटोमेटिकली एवरेज प्राइस 107 ही कंटिन्यू करेगा। जो रिमेनिंग शेयर है, पूरा शेयर नहीं बेचा, ठीक है, कुछ शेयर बेचा, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों का एवरेज को वापस रिवाइज करेगा शेयर बेचने पे। और वो टाइम पे रिवाइज कैसे करेगा, तो जो तुमने शेयर बेचा ना वो फीफो के हिसाब से माइनस करेगा। यानी कि फर्स्ट लॉट में से इतना शेयर बिक गया, तो फर्स्ट लॉट का कितना शेयर बाकी रहा उसका क्या प्राइस, प्लस सेकेंड लॉट का जितना शेयर बाकी रहा उसका क्या प्राइस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो वो फीफो के हिसाब से फाइंड कर। पता चला? वो पहले निकल। इवन डीमैट में भी वैसे होता है। डीमैट में भी जो दोनों का होल्डिंग पीरियड है ना, वो फीफो के हिसाब से काउंट होता है। तो अगर सपोज मैंने कुछ शेयर 3 साल पहले खरीदे, सपोज 100 शेयर खरीदे, बाद में मैंने अभी 50 शेयर खरीदे 2 महीने पहले, ठीक है, और मैंने 120 शेयर बेच दिए, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए वो फीफो मेथड अप्लाई करेगा। 120 में से वो 100 शेयर पहले का पकड़ेगा और 20 शेयर अभी का पकड़ेगा, तो 20 शेयर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और 100 शेयर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो शेयर मार्केट में
P4WC का कॉम्बिनेशन अपन बोल सकते हैं कि वो अप्लाई हो। तो शेयर को रिकॉर्ड करने के टाइम पे WC रिकॉर्ड होता है, लेकिन सेल करने के टाइम पे P4 के बेसिस पे सेल किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस उसी के हिसाब से कैलकुलेट करो। ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन 2 ऑलरेडी हमने कर लिया है, पहले भी आया था। 12 ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस निकालना है। तो कौन से डेट पे कौन सा प्राइस था और कितने शेयर का डीलिंग हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल टर्नओवर मिला। टोटल टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मिलेगा। और ये सब मेरे ने टोटल दिया नहीं है, तो तुम लोग को करना पड़ेगा। नहीं मत करो। कंसेप्ट समझ लिया ना। बहुत हुआ। ठीक है, तो ये टर्नओवर का टोटल, नंबर ऑफ शेयर का टोटल, टोटल टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, दोनों को प्राइस मिलेगा। वो प्राइस देखो दोनों को नीचे दिया हुआ है, 2520.93 मिला। वैसे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी शेयर को वैल्यू कर सकते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस लास्ट 31 मार्च को जो प्राइस था 2633 था। ठीक है, तो वो क्लोजिंग के बेसिस पे प्राइस है। और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोला तो 2520। समझा। दो मेथड से आंसर निकालने को बोला था। पता चला। अनकोटेड का प्राइस निकालना है, इलस्ट्रेशन 3 देखो। पांडा लिमिटेड होल्ड्स 4 लाख शेयर्स ऑफ अमगी लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 48 lakhs। 4 लाख शेयर है, 48 लाख में खरीदा था। द बैलेंस शीट ऑफ अमगी लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी इन इक्विटी, नॉन करेंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट। Additional information, face value per share is 10. Non-current asset of Amagi Limited includes, अरे ये सेम सब है। लैंड 1 करोड़ का फेयर वैल्यू है 1 करोड़ 75 लाख। सेम सेम है। फेयर वैल्यू वगैरह सब फाइंड करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी भी था वो सब में। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के बेसिस पे निकालना था ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, वो सब में भी था और यहाँ पे भी दिया। हम्म। अच्छा, अभी इस पे सिर्फ एक थर्ड जो क्वेश्चन है ना, वो नया पार्ट है। तो उनको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड करना है, CAGR फाइंड करना है। किया है। अच्छा सुनो, CAGR कैसे निकालना मैं बता देता हूँ। ये लोग ने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा ना, वो 48 lakhs में खरीदा। ठीक है। और आज का उसका जो मार्केट वैल्यू है, वो यहाँ पे वर्किंग नोट से ले रहे थे, 1 करोड़ 61 लाख 40,000 है फेयर वैल्यू। ठीक है। तो ये 48 लाख 1 करोड़ 61 लाख 40,000 हो गया। तो कौन से रेट से ये हुआ, वो रेट को CAGR बोलेगा। यानी कि 1 करोड़ 61 लाख 40,000 को ऐसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 48 lakhs आना चाहिए। वो दोनों का CAGR का रेट है। समझा। 48 लाख का फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ 61 लाख 40,000 है, और 1 करोड़ 61 लाख 40,000 का प्रेजेंट वैल्यू 48 lakhs। समझा। तो कौन से रेट से, या तो दोनों 48 लाख को 1 करोड़ 61 पे लेके जाओ, या 1 करोड़ 61 को 48 पे लेके आओ, वो ज्यादा इजी है। प्रेजेंट वैल्यू पे लाना ज्यादा इजी है। तो दोनों को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड कर।
तो उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया रहेगा कुछ सीखा रहेगा तो मुझे पता नहीं। पीरियड उसके बाद वो रिटर्न को टोटल रिटर्न कर देना और टोटल पीरियड से डिवाइड करके